नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे ये प्रश्नावली एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस अर्थात संशोधित सिलेबस सत्र 2023-24 से लागू की गई पुस्तकों में प्रिंट होके आई है। इससे पहले का जो अपना पाठ्यक्रम था उसमें ये प्रश्नावली 4.4 क्रमांक पे थी, लेकिन जो 4.3 प्रश्नावली अपनी पहले की पुस्तक की थी वो एनसीईआरटी ने रिमूव की है टेकआउट करने के बाद। ये प्रश्नावली अब जो आई है वो पहले की 4.4 प्रश्नावली अब 4.3 प्रश्नावली बन के आई है। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। उन बातों के बारे में हम पहले जिक्र कर लेते हैं कि इस प्रश्नावली में हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ध्यान रहे इससे पहले की जो अपनी प्रश्नावली थी उसमें हमने द्विघात समीकरण को निर्मित करने का तरीका सीखा था 4.1 में, फिर 4.2 में द्विघात समीकरणों को हल करने के गुणनखंड विधि के बारे में जिक्र किया था। अब हम इस प्रश्नावली में द्विघात समीकरण को हल करने की एक नई विधि का अध्ययन करेंगे और नई विधि के साथ साथ द्विघात समीकरण के हल के अस्तित्व के बारे में भी बात करेंगे कि किस स्थिति में द्विघात समीकरण के हल वास्तविक होते हैं, किस स्थिति में द्विघात समीकरण के हल वास्तविक नहीं होते हैं। ध्यान रहे द्विघात समीकरण के हल का तात्पर्य होता है चर का ऐसा मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर देता है, और द्विघात समीकरण में चर के ऐसे दो मान होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अर्थात समीकरण की जितनी घात होती है या चर की जितनी अधिकतम घात होती है, समीकरण के मूल या समीकरण के हल या उस चर राशि के ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उस घात के बराबर ही होते हैं। जैसे द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो हल होते हैं। त्रिघात समीकरण अगर हमारे पास होती है तो तीन मूल होते हैं। ऐसा प्रश्न हमें ऑप्शनल में आ भी सकता है कि अगर चतुर्घात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं, तो घात के बराबर चर राशि की अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है और घात के बराबर उस समीकरण के मूल होते हैं। जितनी घात होगी उतने ही उसके मूल होंगे। तो अब हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण तथ्यों की जो तथ्य हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे और जिन तथ्यों का हम इस प्रश्नावली में जिक्र करेंगे। 4.1 प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली में जो सीखा उसको आगे बढ़ाते हुए हम 4.3 प्रश्नावली में द्विघात समीकरण अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए एक विविक्त कर के बारे में बात करेंगे। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर का जो मान होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ए बी सी ये क्या है सब इसके बारे में हमने बात कर ली है कि चर के द्विघात का गुणांक ए, चर ए के ए घात का गुणांक बी और अचर पद सी होता है। तो एक विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेशंस अगर हम निकालते हैं तो उसका जो रूप होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये क्यों निकालना होता है और ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है उसकी अगर हम आगे बात करें तो यदि डी का मान यानी इस विविक्त कर का मान अगर धनात्मक आ जाता है अर्थात 0 से बड़ा होता है तो जो ये अपनी समीकरण है द्विघात समीकरण उसके मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। यानी दो जो मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, वो दोनों मूल अलग अलग प्रकृति के होंगे और वास्तविक मूल होंगे। अगर इस विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेशंस का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल तो द्विघात समीकरण है तो दो ही मूल होने हैं, लेकिन दो समान और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर इस विविक्त कर का मान ऋणात्मक आ जाता है तो इस ऋणात्मक मान पर उस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये फॉर्मल बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करिएगा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बातें यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब देखिए विविक्त कर की तीन स्थितियाँ हो सकती है, या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। 0 से बड़ा का धनात्मक, 0 के बराबर 0 और 0 से छोटे का मतलब ऋणात्मक अगर होता है। 0 से बड़ा होने पर वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे। 0 होने पर वास्तविक मूल होंगे लेकिन समान होंगे। 0 से छोटा होने पर वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक मान होगा। तो हमें इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए होंगे
कि बताइए कि कौन से समीकरण के मूल वास्तविक है और कौन से के नहीं है। वास्तविक होता है उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनके मूल का अस्तित्व है, चाहे वो अलग अलग हो चाहे समान हो, लेकिन इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कोई वास्तविक मूल है ही नहीं तो इसके मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा ही हमारा पहला प्रश्न आएगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए एक द्विघाती सूत्र जो श्रीधराचार्य महोदय जी ने दिया था, ये अपने पहले की पुस्तकों में था, लेकिन अब ये हट जाने के कारण हमें यहाँ पे एक एक्सटर्नल बात करनी पड़ेगी, अपने सिलेबस से हट के थोड़ी बात करनी पड़ेगी कि श्रीधराचार्य जी ने पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करने की विधि जब अप्लाई की तो उसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सूत्र मिला, जिसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र नाम दिया गया था, लेकिन आजकल उस सूत्र को द्विघाती सूत्र नाम से जाना जाता है। तो इस द्विघाती सूत्र के माध्यम से हम जब उस चर का मान निकालते हैं या समीकरण का हल प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें ये सूत्र अप्लाई करना होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में ये विविक्त कर कितना, b² - 4ac। अब हम विविक्त कर का जो मान पहले निकालेंगे वो यहाँ पे हम प्लस माइनस अंडर रूट में पहले सीधा ही यहाँ पे हम रख देंगे बटा 2a। चर का मान कितना हो जाएगा, एक बार यहाँ पे प्लस का मान लेना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे माइनस का मान लेना पड़ेगा, तो चर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहला अपना प्रश्न है कि निम्न द्विघाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके विविक्त कर को ज्ञात करेंगे। विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेशंस, यानी d = b² - 4ac ज्ञात करेंगे। अगर उसका मान धनात्मक या 0 के बराबर होगा तो मूल अस्तित्व में होंगे, यानी वास्तविक मूल होंगे, और अगर d का मान, विविक्त कर का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, उसको हम हल नहीं करेंगे, मूल ज्ञात नहीं करेंगे। जिनका अस्तित्व होगा यानी d का मान धनात्मक या फिर 0 के बराबर होगा तो हम उसके मूल ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला अपना क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें देखिए, हम बात करें a की तो अपने जो मूल समीकरण होती है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अपनी मूल समीकरण में a कितना आया है 2, b कितना आया है -3 और c कितना आया है 5। तो अब हम इसका ज्ञात करेंगे विविक्त कर। क्या ज्ञात करेंगे, विविक्त कर, यानी d ज्ञात करेंगे। d मतलब डिस्क्रिमिनेशन। d का मान कितना होता है, b² - 4ac। अब b² की जगह हम क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4, फिर a का मतलब 2, फिर c का मतलब 5, यानी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 × 2 8, 8 × 5 40, यानी जो d का जो मान आएगा वो आ जाएगा -31। ठीक है, अब ऐसे हम ऐसे लिखेंगे, d क्या है, 0 से बड़ा है या छोटा है, d जो है वो 0 से छोटा आया है, ऋणात्मक आया है, अतः इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ऐसे हम लिख देंगे। अगर d का मान 0 या फिर धनात्मक आता तो हम उसके मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती समीकरण जो श्रीधराचार्य महोदय जी ने दी थी, द्विघाती समीकरण हल करने की द्विघाती सूत्र याद करने के माध्यम से इसको ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में देखिए, अपना a जो है वो क्या है, इसमें देखो 3x² है, तो a का मान इसमें 3 है, b का मान देखो 4√3 है माइनस के 4√3, और c का मान है 4, c का मान कितना है 4 है इसका। ठीक है, अब हम इसको ज्ञात करेंगे।
अब सबसे पहले हम डी ज्ञात करेंगे। डी अपना क्या है, विविक्त कर, विविक्त कर। अब डी जिसको हम डिस्क्रिमिनेशंस भी बोलते हैं। अब डी ज्ञात करने का जो अपना सूत्र है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4, ए का मतलब 3 और सी का मतलब 4। अब देखिए माइनस पे घात 2 लगने से प्लस का हो जाता है, 4 स्क्वायर का मतलब 16 और √3 स्क्वायर का मतलब 3। ये तो हो गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना देखो 4 गुणा 3 12 और 12 चौक 48, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 48 और इसका भी मान आ जाएगा 48, यानी d बराबर क्या है, 0 है, d बराबर 0। अतः इनका जो मूल है, अतः इनके मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल और समान मूल होंगे, वास्तविक तथा समान मूल होने वाले। तो वास्तविक तथा समान मूल होंगे, उसको निकालने के लिए अपना जो विविक्त कर के माध्यम से हम द्विघात समीकरण या द्विघाती सूत्र से ज्ञात करते हैं। द्विघाती सूत्र अपना क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में विविक्त कर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बट्टा में 2a। इसमें अब मान रखेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, माइनस का b मतलब माइनस b का मतलब है -4√3, प्लस माइनस हम लिखेंगे, विविक्त कर का मान हमने 0 निकाल गया तो अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में 0, 2 गुणा a मतलब 2 गुणा a का मान अपना है 3। ठीक है, अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो x का कितना मान आ जाएगा, 4√3 तो ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा 2 × 3, तो 2 × 3 से 2 तो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और ये जो 3 है ना, ये √3 से कैंसिल हो गए, नीचे √3 आ जाएगा, यानी x के दो मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे, और मूल 2 होंगे क्योंकि अपनी घात क्या है, समीकरण क्या है, द्विघाती समीकरण है। तो इसके दो मूल हो जाएंगे 2/√3 और एक मूल भी समान ही, इसके समान ही 2/√3 इसके उत्तर में हम लिख देंगे। अब अपना ये तीसरा बिंदु प्रश्न है जिसमें देखो 2x² - 6x + 3 है। इसका मतलब a का इसमें मान कितना है, 2, b का इसमें मान कितना है -6 और c का मान इसमें कितना है, मान 3। अब हम इसका क्या निकालेंगे, विविक्त कर। विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेशंस निकालने के लिए d का जो मान होता है वो होता है b² - 4ac। अब b² का तात्पर्य क्या हुआ, -6 का स्क्वायर -4ac मतलब 4 गुणा a का मतलब 2 गुणा c का मतलब 3, -6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, माइनस देखो 4 2 8, 8 3 24, यानी d का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 12 धनात्मक, यानी d क्या है, बड़ा है 0 से, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग। अब देखिए क्या अलग अलग होंगे और किस प्रकार से इसके मूल ज्ञात होंगे वो हम ज्ञात करते हैं। तो वो ज्ञात करने के लिए अपने पास द्विघाती सूत्र है। x का मान कैसे निकलता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में विविक्त कर, मतलब b² - 4ac अपॉन में 2a। अब देखो आगे हम निकालते हैं इसका मान, तो माइनस b का मान अपने पास कितना, -6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, उस विविक्त कर का मान, विविक्त कर का मान अपने पास कितना है 12, बट्टा में क्या लिखना है हमें, बट्टा में लिखना है 2a मतलब 2 गुणा a का मतलब 2। अब हम इसको और थोड़ा हल करते हैं, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, x का मान, दोनों चिन्ह एक जैसे है, लगातार 6 आ जाएंगे, प्लस माइनस 12 में से हम 4 गुणा अगर 3 लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3 12 को, बट्टा में कितना आ जाएगा 2 गुणा 2। अब देखिए x का मान आगे हम और हल करें, इनमें से 2 फिर कॉमन लिया जा सकता है,
तो 3 प्लस अंडर रूट 3 रहेगा, बट्टा में क्या रहेगा 2। तो अब इस 2 का 2 गुणा 2 रहेगा, इस 1 2 को इस 2 से काट देंगे। यहाँ देखिए प्लस माइनस चिन्ह है, तो अक्स का 2 मान कौन कौन सा होगा, 3 प्लस अंडर रूट 3/2, एक मान तो ये हो जाएगा और एक मान अक्स का हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3/2। ये इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे बिंदुवत प्रश्न का हल। इस प्रकार से हमने इन पहले प्रश्न के तीनों बिंदुवत प्रश्नों को हल कर लिया। आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, आगे के पैनल पर हम इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल होने के लिए क्या हम प्रतिबंध पढ़े थे कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर होने के लिए एक प्रतिबंध था। क्या प्रतिबंध था कि d मतलब डिस्क्रिमिनेशन, जिसको विविध कर बोला जाता था, यानी b² - 4ac हम पढ़ रहे थे। ये d जो है d² - 4ac वो 0 के बराबर होना चाहिए, तब मूल बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से हम अगर पहले प्रश्न को हल करें तो पहले प्रश्न में पहली समीकरण क्या है, ax² + kx + 3 = 0। इसका मतलब a का मान कितना है, सॉरी 2x², तो 2 b का मान कितना है इसमें, यानी x का गुणा क्या है k, और c का मान यानी अचर पद क्या है इसमें 3। इसका मतलब 2 वास्तविक मूल बराबर कब होंगे, जब b² - 4ac = 0 होना चाहिए, तब क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के 2 मूल बराबर और वास्तविक हो जाएंगे। कब, जब b² - 4ac = 0 होता है तब। विविक्त कर की 3 स्थितियां थी कि वो धनात्मक और ऋणात्मक और 0 के बराबर हो। जब विविक्त कर 0 के बराबर होता है तो मूल जो होते हैं वो वास्तविक तथा बराबर होते हैं। इसमें पूछा गया कि मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए k का क्या मान होना चाहिए, तो इस स्थिति से हमें पता चल जाएगा कि k का क्या मान होना चाहिए। तो b² मतलब k² माइनस 4ac मतलब 4a का मतलब तो है 2 और c का मतलब है 3, यानी k इस बराबर में क्या आना चाहिए 0। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24 बराबर 0। अब देखिए k² का मान कितना हो जाएगा, k² का मान हो जाएगा बराबर में 24। इसका मतलब k का मान कितना हो जाएगा ±√24, यानी k का मान क्या हो सकता है, अगर 24 को हम अंडर रूट से बाहर निकालें तो हम 4 अंडर रूट से बाहर निकाल 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर आ जाएगा तो ±2 रहेगा और अंडर रूट में 6 रहेगा। तो k का मान या तो प्लस का 2 अंडर रूट 6 या फिर k का मान माइनस का 2 अंडर रूट 6 हो सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसके दूसरे प्रश्न में देखो क्या है, इस दूसरे प्रश्न को द्विघात समीकरण के रूप में बनाया नहीं गया है। तो kx के गुणांक, ये कोष्टक है तो हम kx को अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। इस kx का अंदर वितरण करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी। इस समीकरण के हिसाब से हमें a तो नजर आ रहा है k और b नजर आ रहा है हमें 2k माइनस का, और c हमें नजर आ रहा है 6 प्लस का। ठीक है, अचर पद 6 आ रहा है, x का गुणांक माइनस का 2k आ रहा है, x² का गुणांक k आ रहा है। अब विविक्त कर जो d अपना है b² - 4ac वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि ये 0 इसलिए होना चाहिए, प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि जो मूल है वो बराबर तथा वास्तविक होना चाहिए। तो मूल बराबर और वास्तविक तभी होते हैं जब b² - 4ac = 0 होता है तब। तो b² की जगह हम क्या लिखेंगे -2k का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा a की जगह हम क्या लिखेंगे k, और c की जगह हम क्या लिखेंगे 6, बराबर क्या आना चाहिए 0।
अब देखो इसका हो जाएगा 4k² और इसका हो जाएगा माइनस का 24k बराबर 0। अब देखिए इसमें से हम k कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो 4k कॉमन लिया जा सकता है। 4k कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ k माइनस 6 बचेगा बराबर 0। तो या तो ये 4k बराबर 0 है या फिर k माइनस 6 बराबर 0 है। तो हम लिखेंगे या 4k बराबर 0 तो k बराबर 0, k का मान 0, या फिर जैसे द्विघात समीकरण हम पीछे हल कर रहे थे उसी प्रकार, या फिर इस गुणनखंड के बराबर 0 है। कौन से गुणनखंड, k माइनस 6 बराबर 0। k माइनस 6 बराबर 0 होता है तो k का मान क्या होगा 6। k का मान 0 तो हो नहीं सकता, क्यों, अगर k 0 हुआ तो दो घात का गुणांक 0 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही भंग हो जाएगा। k 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है, अतः k का मान क्या हो जाएगा, अतः k बराबर 6 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई होगी कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर तभी होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेशन या विविक्त कर 0 के बराबर होता है, यानी b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। ये स्थिति पालन करते हैं वो द्विघात समीकरण ही ऐसा होता है जिसके मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। तो ये स्थिति पालन करने के लिए k का क्या मान होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है या 6 हो सकता है। 0 तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि 0 होने से द्विघात समीकरण के दो घात वाले चर का गुणांक 0 हो जाएगा, तो वो द्विघात समीकरण का अस्तित्व भंग करेगी। इसका मतलब k यहाँ 0 नहीं हो सकता, अतः k का मान कितना हो जाएगा 6। इस दूसरे प्रश्न के दोनों बिंदु प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। कुछ कम समझ में आया है तो आप दोबारा से इसका दोबारा क्लास को देखिए तथा समझ में आने के बाद आप खुद दोबारा से स्वयं अभ्यास इसका कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वास्तव में क्या पूछा जा रहा है, क्या एक ऐसे आयत का निर्माण करना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। यानी क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी दो संख्याओं का गुणा 800 तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, या एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है क्या, वास्तव में ये पूछा जा रहा है। तो हम उन पहली संख्या को तो हम चौड़ाई मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम लंबाई मान लेते हैं, फिर जो प्रश्न में दी गई है कमांड उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि इस प्रकार की स्थिति होती है तो द्विघात समीकरण ऐसी बनती है। क्या उस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल है, अगर वास्तविक मूल है तो उस आयत का या आयताकार बगिया का, आम की बगिया का बनना संभव है। अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, यानी डिस्क्रिमिनेशन यानी विविध कर का मान ऋणात्मक आ जाता है, तो हम ऐसे लिख देंगे कि उस प्रकार की इस ऐसी बगिया का बन पाना संभव नहीं है। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण निर्मित करनी होगी, फिर हम विविध कर मान ज्ञात करेंगे। विविध कर अगर धनात्मक आया या 0 के बराबर आया तो वो स्थिति संभव है, यानी द्विघात समीकरण के मान हल करना संभव है, और हल करने के बाद उसकी हम चर का मान ज्ञात कर लेंगे। चर का मान हम मानेंगे x, तो वो x का मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चर को मानना पड़ता है। माना कि उस बगिया की कौन सी, आम की बगिया की लिख सकते हो, आम की बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं हम x मीटर में माप दिया गया, इसलिए प्रश्नानुसार एक स्थिति ऐसी दी गई है, इसलिए प्रश्नानुसार जो बात है वो इस प्रकार से दी गई है कि उसकी जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई की दुगुनी है। लंबाई क्या है, चौड़ाई की दोगुनी है। इसका मतलब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और एक बात तो ये दी गई है, दूसरी बात इसमें दी गई है कि उसका जो क्षेत्रफल है, किसका, आम की बगिया का बोल दो या आयत का बोल दो, क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है, यानी
क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना है 800। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है, लंबाई का माप तो अपने पास क्या है अक्स, सॉरी 2x, और चौड़ाई का मान अपने पास कितना है अक्स, बराबर कितना है 800। अब ये एक ऐसी समीकरण बनेगी जो द्विघात समीकरण होगी। उस द्विघात समीकरण के अगर मूल वास्तविक होंगे तो ऐसी विज्ञापन पाना संभव है। यहाँ पे देखिए 2x² बराबर 800, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 800/2। x का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में प्लस माइनस 400, ये कटेगा 2 से, तो यानी x का मान क्या आ जाएगा, या तो प्लस का 20 या फिर x का मान माइनस का 20। यानी इसके x के चर के मान तो हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो चर के मान प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे कि बगिया का बन पाना संभव है। आम की बगिया का, इसमें पूछा नहीं क्या इसकी ऐसी बगिया बन पाना संभव है, तो बगिया का बन पाना संभव है तथा उसकी चौड़ाई अक्स का जो माना है ना, उसकी चौड़ाई जो हमने अक्स मानी थी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मतलब धनात्मक होगा। अतः बगिया की चौड़ाई जो अक्स थी वो कितनी है, प्लस की 20, अगर हम ले अक्स का तो 20 मीटर है। बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी आई है 20 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या थी 2 गुना चौड़ाई थी, 2 गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। अतः उस आम की बगिया की लंबाई बराबर 40 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर होगी या 20 मीटर है। यहाँ तक इस बात को आपने समझा तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा पुनः एक बार स्वयं इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ कम समझ में आई है तो क्लास को दोबारा देखिए, इस प्रश्न को रिपीट करिए। अगला देखिए क्वेश्चन चौथा अपना इस प्रकार से दिए गए कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब स्थितियां नीचे दी गई है उसको हम देखेंगे और एक समीकरण के रूप में एडजस्ट करेंगे। क्या उस समीकरण के हल संभव है, यानी समीकरण के मूल जो होते हैं वो 3 स्थितियों पर निर्भर करते हैं, उसके विवेक पर विवेक का मान धनात्मक या 0 आ जाता है तो वो स्थिति संभव होती है, और ऋणात्मक आ जाता है तो वो स्थिति संभव नहीं होती है। तो यहाँ हम वो काम करेंगे। इसमें ऐसे लिखा गया है, हम पढ़ें तो इसमें ऐसे लिखा गया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व है उनकी आयु वर्षों में है, आयु का जो गुणनफल है वो 48 था। तो प्रश्न के अनुसार हम एक मित्र की आयु एक चर के रूप में मानेंगे। तो माना 2 मित्र ए और बी मान लेते हैं, माना 2 मित्र ए और बी है, ठीक है। अब ए मित्र की आयु बराबर x वर्ष माना, इसको तो हम अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। अब एक की आयु हमने मान ली, इसलिए जो प्रश्न में स्थितियां दी गई है उसके हिसाब से हम एक समीकरण का रूप देंगे। इसलिए प्रश्न अनुसार क्या है कि उन मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी ए मित्र की आयु और बी मित्र की आयु अगर जुड़ती है तो कितना आता है 20 आता है। इसकी आयु और इसकी आयु जुड़ती है तो 20 आता है। इसका मतलब बी मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, बी मित्र की आयु हो जाएगी
20 माइनस ए की आयु। मित्र तो अपने आप ही होगा। इसका मतलब इस बी की आयु कितनी हो जाएगी, बराबर 20 माइनस अक्स। 20 माइनस अक्स। एक बात तो हमें ये दी गई है। दूसरी बात ऐसी दी गई है कि 4 वर्ष पूर्व है। 4 वर्ष पूर्व मतलब ए की भी 4 वर्ष पूर्व है। 4 वर्ष पूर्व है और बी की भी 4 वर्ष पूर्व है। बी की 4 वर्ष पूर्व जो आयु थी, 4 वर्ष पूर्व जो आयु थी, उनको अगर गुणा कर दें आपस में, ऐसा दिया गया, उनको गुणा करें तो आता है 48। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो ए की 4 वर्ष पूर्व, ए की वर्तमान अगर अक्ष है तो 4 वर्ष पूर्व अक्ष माइनस 4 होगी, इंटू बी की वर्तमान अगर आज की आयु अगर बी की 20 माइनस अक्ष है तो उसमें से 4 कम होगी। वो अगर ये बी की आज से 4 वर्ष पूर्व थी, ये ए की आज से 4 वर्ष पूर्व थी, इन दोनों का गुणा 48 आएगा। अक्ष माइनस 4 लिखे पहले तो, फिर हम यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा। 20 माइनस का है, 20 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो हो जाएगा 16 माइनस अक्ष बराबर 48। इसका जो गुणा होगा वो अक्ष इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 16 अक्ष, और अक्ष ये माइनस अक्ष से होगा तो माइनस का अक्ष स्क्वायर। अब इस 4 को गुणा करेंगे तो माइनस का 16 चौक 64, और ये हो जाएगा प्लस का 4 अक्ष बराबर 48। अब देखो इसका पक्षांतरण करेंगे हम, यहाँ वाले पदों को इस तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ 0 बचा लेंगे सिर्फ, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो पहले अक्ष स्क्वायर को धनात्मक में लेके जाएंगे। अक्ष का देखो 16 और 4 यहाँ जुड़ रहा है 20, तो यहाँ घटाव में जाएगा 20 अक्ष, ठीक है। और यहाँ 64 घट रहा था वो 48 के जोड़ में चला जाएगा। अब देखो एक समीकरण क्या बन गई अपनी, बन गई अक्ष स्क्वायर माइनस 20 अक्ष प्लस का हो जाएगा ये 2 और 11 112 बराबर 0। अब हम इस समीकरण में चर का मान ज्ञात निकालते हैं। समीकरण अक्ष स्क्वायर माइनस 20 अक्ष प्लस 112 के चर की प्रकृति कैसी है। चर की प्रकृति हम डी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हुआ इसमें ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -20, और सी का मान कितना है 112। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान में इसको रखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा बी स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का तात्पर्य क्या है यहाँ पे 1 गुणा सी का यहाँ तात्पर्य कितना है 112। इसका मतलब 20 का -20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 4 गुणा 112, 4 गुणा 1 गुणा 112 कितना हो जाएगा 8 4 4 448, यानी डी का मान कितना हो जाएगा -48, यानी डी क्या है छोटा है 1 से, ठीक है। इस स्थिति में जब डी छोटा है 0 से, ऋणात्मक आ गया, डी का मान ऋणात्मक आ गया 0 से कम, इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति में जो द्विघात समीकरण के चर का जो हल होता है तो चर का कोई वास्तविक हल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विविक्त कर ऋणात्मक है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। इसमें बोला गया है कि क्या इस स्थिति संभव है, तो अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। इस चौथे प्रश्न के उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। एक बार आप बोर्ड से देख के लिखिए, फिर आप स्वयं इसका अभ्यास कीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर
तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक ऐसा आयत बनाना संभव है क्या जिसकी चारों भुजाओं का माप दिया हुआ है और 80 मीटर तथा लंबाई और चौड़ाई, इसका मतलब उस आयत का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो हम चेक करते हैं कि एक हम किसी विमा को आयत की या तो लंबाई को मान लेंगे या चौड़ाई को मानेंगे। एक विमा को हम मानेंगे तथा द्विघात समीकरण के रूप में दी गई जो शर्तें हैं उनको एक गणितीय रूपांतरण में बदलेंगे, यानी समीकरण का रूप दे देंगे और उस समीकरण से हम निकालेंगे विविक्त कर। अगर विविक्त कर का मान 0 या 0 से बड़ा आएगा तो वो स्थिति संभव है, यानी उस द्विघात समीकरण के चर का मान निकलना संभव है, वास्तविक मूल हो सकता है, वास्तविक हल हो सकता है। अगर विविक्त कर का मान जैसे पिछले प्रश्न की तरह ऋणात्मक आ गया तो उस चर का मान नहीं हो सकता, उस द्विघात समीकरण का हल नहीं हो सकता और वो स्थिति संभव नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, दी गई प्रश्न की जो बातें हैं उनको एक गणितीय रूपांतरण में रूपांतरित करना, बदलना, यानी जो कंडीशनें हैं उसको एक समीकरण के रूप में बनाना। तो इसे समीकरण के रूप में बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित बातों को एक समीकरण रूप देना है। तो हम उस पारक की एक विमा को मानेंगे। तो हम ऐसे मान लेंगे कि माना पारक की लंबाई मान लेते हैं, पारक की लंबाई बराबर अक्स मीटर में माप है तो अक्स मीटर मान लिया। अब इसलिए प्रश्न में जो बातें दी गई है उसको हम लिखेंगे। प्रश्न में देखो द्विघात समीकरण के लिए दो बातें लिखी होनी जरूरी है। प्रश्न में दिया गया है कि उस पारक का परिमाप, क्या दिया गया है, पारक का परिमाप दिया गया है 80 मीटर। इसका मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई दी गई है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर दी गई है। इसका मतलब क्या होगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, 80/2। कौन सा 2, ये जो गुणा में है वो 2। इसका मतलब जो चौड़ाई का मान होगा वो हो जाएगा, इसका भाग इसमें 40 बार जाएगा, 40 माइनस लंबाई, 40 माइनस लंबाई, यानी उस पारक की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 40 माइनस लंबाई मतलब अक्स। अब एक बात तो ये दी गई थी। अब दूसरी बात ये दी गई थी कि उस पारक का क्षेत्रफल हमें दिया गया था। तो उस पारक का क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का तात्पर्य क्या होता है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलता है, वो हमें दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई की जगह हम लिखें तो 40 माइनस अक्स लिखना पड़ेगा, सॉरी लंबाई की जगह हम क्या लिखेंगे, अक्स लिखेंगे, और चौड़ाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 40 माइनस अक्स लिखेंगे बराबर 400। अब देखो इसका मान कितना हो जाएगा, 40 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 400। इस तरफ अगर 0 रखें तो क्या आ जाएगा, अक्स स्क्वायर माइनस 40 अक्स प्लस 400 बराबर 0। यानी एक समीकरण ऐसे प्राप्त हुई है हमें जिसमें अक्स स्क्वायर माइनस 40 अक्स प्लस 400 बराबर 0 है। और इस समीकरण के लिए ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है माइनस का 40 और सी का मान है 400। विविक्त कर ज्ञात करते हैं कि विविक्त कर जो है वो धनात्मक आ रहा है या फिर ऋणात्मक आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलेगा, बी स्क्वायर का मतलब माइनस का 40 का स्क्वायर, माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब 400। यानी ये जो d का मान आएगा वो आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 माइनस इसका भी 1600, तो 1600 माइनस 1600 बराबर 0, यानी d बराबर 0। इसका मतलब ये स्थिति संभव है। विविक्त कर
b बराबर 0, अतः ऐसा पारक बनना संभव है। अतः ऐसा पारक बनना संभव है। अब संभव है तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे, यानी लंबाई मतलब अक्ष ज्ञात करेंगे। तो अक्ष कैसे निकलता है? अक्ष निकलता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में विभक्त कर, यानी b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए अक्ष का मान निकालेंगे तो माइनस फिर b -40 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि विभक्त का मान हमने निकाल लिया, बटा 2 गुणा a। अब देखिए माइनस माइनस 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 बटा 2, यानी अक्ष का मान कितना हो गया 20 मीटर। अक्ष का मान 20 मीटर होगा, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? अतः पारक की लंबाई, अतः पारक की लंबाई जो हमने क्या मानी थी अक्ष, वो तो है 20 मीटर, और जो हमने पारक की चौड़ाई मानी थी, पारक की चौड़ाई कितनी आई थी 40 माइनस अक्ष आई थी, वो हो जाएगी 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। यानी उस पारक की लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर ही है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को यहां तक हल कर लिया है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को एक श्रृंखला के रूप में हल कर लिया है, यानी क्रमबद्ध तरीके से नियमित तौर पे हमने प्रश्नावली 4 का पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया है। सभी प्रश्नावलियां 4.1, 4.2 और 4.3 के सभी प्रश्नों को अपने इस बोर्ड के पैनल पे हल किया। आपने इस क्लासों को पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे की जो क्लासें अपडेट होगी, अपलोड की जाएगी, वो आपको एक नोटिफिकेशन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकेंगे। आपके साथी जो कक्षा 10-9 में अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ तक इन क्लासों को ज़रूर शेयर कीजिए,